प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोल रहा है कि देखो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्ज। एक सिस्टम है जिसमें एन चार्ज है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ सिस्टम ले लेते हैं, जैसे एक सिस्टम मान लेते हैं कि ये सिस्टम हो गया हमारा, और ये सिस्टम एन चार्ज को कंटेन करके रखा है, ठीक है। ये चार्ज हो गया कौन सा Q1, ये चार्ज हो गया कौन सा Q2, ये चार्ज हो गया कौन सा Q3, ये चार्ज हो गया Q4। ऐसे करते करते यहाँ पे मान लो कि चार्ज कौन सा है Qn है, n चार्ज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे Qn, तो यहाँ पे देखो इसको इससे मिलाते हैं Q2। तो वही बोला गया है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्ज। सिस्टम ऑफ एन चार्ज में से एक चार्ज को पकड़ लेते हैं, किसको Q1 को, और Q1 पर देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स कितना है। तो Q1 पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, वो रिजल्टेंट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज लाई इन दैट सिस्टम। मतलब कहने का मतलब एन चार्ज का एक सिस्टम बनाया, इसमें हमने इस चार्ज को लिया Q1 को, ठीक है। Q1 पर चेक करना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो इस सिस्टम में बाकी Q1 को छोड़कर बाकी जितने चार्ज हैं ना, वो चार्ज इस पे जितने फोर्स लगा रहे हैं उन सारे फोर्स का वेक्टर सम निकालेंगे, क्या, यानी उस सारे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लेके और ऐड कर देंगे, तो इस पे जो फोर्स निकलेगा ऐड करने पर वही इसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। तो Q2 द्वारा Q1 पे फोर्स निकालेंगे, Q3 द्वारा Q1 पे निकालेंगे, Q4 द्वारा Q1 पे निकालेंगे, Qn द्वारा किस पे निकालेंगे हम, Q1 पे, ठीक है। तो ऐसे तुम चाहो तो Q1 को ही नहीं Q2 को भी ले सकते हो, Q3 को भी ले सकते हो। तो अब Q1 पे टोटल फोर्स हम निकाल लिया, फिर Q2 पे निकालोगे, Q3 पे निकालोगे, Q4 पे निकालोगे, और सबको जोड़ देगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक सिस्टम है और सिस्टम के अंदर सभी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, जितना ये उस पर लगा रहा है उतना ही ये इस पर लगा दे रहा है, तो सबको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, वेक्टर सम सबका क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमें सिर्फ एक सिस्टम पर देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब किसी एक पर जाकर सब क्या कर दिया, प्रेशर कर दिया, कि सब एक पर ही दबाव डाल दिया, ठीक है। तो उसी को तो हमने यहाँ पे Q1 को लिया है, Q1 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn बी द सिस्टम ऑफ एन चार्ज, बी द क्या है, ये सिस्टम ऑफ एन चार्ज है। अब देखो फोर्सेज एक्टिंग ऑन किस पे, Q1 ड्यू टू Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn आर F1 2 लिख सकते हैं, F1 3 लिख सकते हैं, Q2 Q3 के द्वारा किस पे, Q1 पे, आर F1 4 डॉट डॉट F1 N रेस्पेक्टिवली, हो गया। और एंड इट्स रिजल्टेंट फोर्स इज, मान लेते हैं, एंड इट्स रिजल्टेंट फोर्स इज हमारा क्या है, F1 है, ठीक है। देन F1 इज इक्वल टू, तब हम कैसे लिख सकते हैं F1 को, देन F1 लिखना है, F1 इस पे रिजल्टेंट फोर्स है, बाकी चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स का वेक्टर सम है। तो F1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टोटल रिजल्टेंट फोर्स F1 2 लिख सकते हैं ना, प्लस F1 3 प्लस F1 4 प्लस डॉट डॉट प्लस F1 N लिख सकते हैं। और इसी को सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकते हो, सिग्मा F1 N इज इक्वल टू 2 से कहाँ तक, 3 तक कर सकते हैं ना, N इज इक्वल टू 2 से 3 तक। देखो N की जगह 2 रखोगे तो F1 2 बनेगा, तो F1 2, अब सिग्मा का मतलब प्लस, फिर प्लस करोगे 2 के बाद 3 रखोगे ना, तो F1 3 आ रहा है ना,
ऐसे करते करते n का वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, समझ गया। तो अब देखो F12 का हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो F12 का 1 पे 2 के द्वारा फोर्स लगा है ना, 1 पर 2 के द्वारा, तो 2 से 1 की ओर अगर हम लिखे यूनिट वेक्टर तो कैसे लिखेंगे, 2 से 1 की तरफ r12 लिखेंगे ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। मान लो कि ये सब किसी मीडियम है जिसका परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का वैल्यू तो समझते हो क्या होता है, एप्सिलॉन इजकल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये ना होता है। तो 4 बाई एप्सिलॉन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, Q1 इंटू Q2, और R12 का यही ना हुआ 2 से 1 की ओर का वेक्टर का ये स्क्वायर इंटू इसके एलोंग यूनिट वेक्टर क्या पढ़े हम लोग, R12 कैप, हो गया, ये डायरेक्शन बताता है। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया ना ये फोर्स। फिर इसी तरह से बाकी को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, हो गया, इंटू क्या लिख सकते हैं, Q1 Q3 बाई R13 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू R13 कैप लिख सकते हैं। इसी तरह से अगला लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q4, अब बाई में क्या लिखेंगे, R14 है ना, और मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं R14 कैप प्लस डॉट डॉट कर देते हैं, 1 बाई क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन ना, इंटू में क्या Q1 इंटू Qn R1n वेक्टर का होल स्क्वायर ना, R1 कैप लिख सकते हैं ना। तो अब बताओ यहाँ से लेके टोटल वहाँ तक में कॉमन क्या चीज़ देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है हमको, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, और Q1 भी क्या है कॉमन है, तो अंदर जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, Q2 बाई कितना मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का होल स्क्वायर R12 कैप बचेगा, Q2 ना बच रहा है यहाँ पे, और फिर क्या बचेगा Q3 बाई R13 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट डॉट प्लस कर देते हैं Qn R1n मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और R1n कैप, ये हो गया। अब बताओ इसको सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, Q1/4 पाई एप्सिलॉन, सिग्मा लगा दिए, और हम यहाँ पे क्या दे दिए Qn, क्या Qn बाई R1n का होल स्क्वायर R1n कैप, और n का वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक, n तक, तो F1 ना निकला, ये कहाँ तक F1 हो गया हमारा। अगर F2 निकालना होता 2 पर रिजल्टेंट फोर्स, तो इसके अनुसार सिमिलरली हम लिख सकते हैं ना, सिमिलरली अगर F2 निकालना हो तो 2 ना लिखेंगे, Q2 बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सिग्मा क्या Qn बाई R1n का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर R1n कैप, और n का जो वैल्यू है 1 से लेके कहाँ तक, n तक, और n इज नॉट इक्वल टू 2, n इज नॉट इक्वल टू, यानी n का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, लेकिन 2 को छोड़कर, 1 के बाद सीधे किसको ले लेना होगा, 3 को, 2 तो यहाँ पे ना हो गया, समझ गया, ये कहाँ पे R2 R2 किधर तुम बोल रहे हो, इधर होगा यहाँ पे, हाँ ये 2 कर देना है, सॉरी R2n कर देना है, ठीक है। तो हो गया ना, जैसे 1 है, अगर 3 होगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, F3 F4 F5, ऐसे सारे सिस्टम के सारे पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स निकाल कर सबको जोड़ेंगे तो सम क्या हो जाएगा, फिर 0 हो सकता है, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ फॉलो हो रहा है, जितना एक चार्ज जितना दूसरे पर फोर्स लगाता है उतना ही दूसरा पहले पर लगा देता है फोर्स,
तो ये समझ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो F2, F3, F4 आगे कर सकते हैं, कंटिन्यू। इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, इधर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखो फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक ही लॉ के अंदर वर्क करता है। कैसे? तो देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है, एक वो तो हो गया Q1 और एक हो गया Q2। तो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है ना, किसी मीडियम में है। तो इस चार्ज पार्टिकल, तो इसका तो मास कुछ ना कुछ तो होगा, इसका भी मास कुछ ना कुछ होगा, m1 और एक का m2 ले लिए। तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, G इंटू M1 इंटू M2 बाई, तो सेम रूल के अंदर वर्क कर रहा है ना। देखो तो दो मास के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का क्या होता है, इन्वर्सली। दोनों तो एक ही है, एक ही लॉ के अंदर, मतलब एक ही रूल के अंदर दोनों एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो F E इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हो गया K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया F G, तो ये हो गया क्या, G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर है। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि मीडियम चेंज तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन इसका वैल्यू चेंज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि इट डिपेंड्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो डिपेंड्स करता है मीडियम पे, और इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्या, मीडियम। और इसको लिख सकते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्या, मीडियम, ठीक है। और इसके बाद थर्ड नंबर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ मोर पावरफुल, इट इज़ लेस पावरफुल इससे, ठीक है ना। इट इज़ मोर पावरफुल, और ये इट इज़ लेस पावरफुल। अब ये डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे, ठीक है ना। कहने का मतलब दो मास को हवा में रखो चाहे पानी में रखो सेम डिस्टेंस पे, तो फोर्स में कोई, ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई चेंजिंग, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में आ जाएगा। अब बताओ ये चौथा देखो, इट इज़ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है ना। इट इज़ अट्रैक्टिव एंड क्या, रिपल्सिव बोथ। इसमें लिख सकते हैं क्या, इट इज़ ऑलवेज क्या, अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अब आगे आते हैं, नोट, दो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स F ही है, और इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, Fg है ना। तो यहाँ पे जो F ही है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स पावरफुल होगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, और कितना होगा देखो, Fe जो होगा वो 10⁻43 टाइम्स हो जाएगा किसके, Fg के, ठीक है, Fg के। तुम यहाँ से निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन का मास रख दो, एक फिक्स डिस्टेंस ले लो, और उसी फिक्स डिस्टेंस पे दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेकर बना लो, ठीक है ना।
तो तुम निकल जाएगा, रेशियो निकालोगे तो, ठीक है। तो Fe इज इक्वल टू 10⁻43 इंटू Fg हो गया। और 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन मान लो है ये, एक P हो गया, P1 चाहे P कुछ भी, और ये भी एक P हो गया। 2 प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स मान लो Fe, और यहाँ भी क्या है, Fg है। तो यहाँ पे जो Fe है ना वो 10⁻36 टाइम्स हो जाएगा किसके, Fe के, ठीक है, Fg के, सॉरी Fg के। अगला होगा टॉपिक की इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो हमने पढ़ा कि एक चार्ज हो गया Q1, ठीक है, और एक हो गया Q2, तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं ना, इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट क्या डायरेक्शन के। तो यही एक पहला हो गया, ये फोर्सेज लिखेंगे, फोर्सेज वेक्टर फॉर्म से हमें पता यही ना चला कि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, और लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होता है, अपोजिट। तो फोर्सेज एक्टिंग ऑन चार्जेज आर इक्वल इन क्या मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन क्या डायरेक्शन। ये हो गया फर्स्ट। और सेकेंड में इट इज सेंट्रल फोर्स। कूलॉम्स फोर्स कैसा फोर्स है, पूछ दिया तो सेंट्रल फोर्स है, इट इज सेंट्रल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब कि दोनों चार्ज के सेंटर की ओर लगता है फोर्स, ठीक है ना, यानी दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ना लग रहा है फोर्स। ये मान लो कि अब चार्ज यहाँ है, यहाँ फोर्स थोड़े लग रहा है, ये फोर्स इस पे लगा रहा है कि इन दोनों को चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग यानी उसी लाइन के डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, लगा रहा है ना। तो इट इज सेंट्रल फोर्स, यानी इसका मतलब हो गया कि इट मीन्स फोर्स जो है ना, फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेज, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ क्या टू चार्जेज। और एक नोट में याद रखेंगे कि कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, वैलिड होता है। यहाँ से हमने इस डिस्टेंस ले तो पॉइंट चार्ज के लिए ना वैलिड होता है। मान लेते हैं कि अभी चार्ज है, ये चार्ज है, अब हमने डिस्टेंस यहाँ से नहीं यहाँ से मेजर करेंगे कि यहाँ से मेजर करेंगे, तो पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ठीक है ना। किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो इट इज कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर क्या, पॉइंट चार्ज, ठीक है।